नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक से दो महत्वपूर्ण खबरें आई हैं जो कर्नाटक से रिलेटेड हैं। उसमें से एक खबर तो है कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट, और दूसरी खबर है सीबीआई के नए डायरेक्टर जो हैं वो प्रवीण सूद बनाए गए हैं, जो 1986 बैच के हैं। सीबीआई के डायरेक्टर का चयन सीमित करती है, जिसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और विपक्ष के नेता रहते हैं, मतलब कांग्रेस की भी भागीदारी होती है उसमें। इसलिए उनके अपॉइंटमेंट में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। फिर ये खबर क्यों पड़ी है, कर्नाटक से क्यों जोड़ी है? क्योंकि प्रवीण सूद कर्नाटक के अभी तक के डीजीपी थे, कर्नाटक काडर के हैं, और वो बंगलोर में एज ए डीजीपी अभी तक थे। 25 मई को जो सीबीआई के डायरेक्टर सुधीर जायसवाल है वो रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद इन्हीं का नंबर था, तो अब वो दिल्ली आ गए होंगे और 25 मई को ज्वाइन कर लेंगे। सवाल ये भी है कि डीजीपी कर्नाटक काडर गए तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात दूसरी है। बड़ी बात ये है कि प्रवीण सूद कंट्रोवर्शियल थे कर्नाटक में, और ये कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की थी वो डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस कर्नाटक प्रदेश के जो है दूसरे नंबर के नेता हैं, जो उसके चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार भी थे। डीके शिव कुमार ने काफी गुस्सा जताया था प्रवीण सूद पे डीआईजी होते हुए। मार्च की बात है, उन्होंने खुलेआम सार्वजनिक रूप से डीजीपी को नालायक तक कह दिया था। शिव कुमार का गुस्सा इसलिए था कि डीजीपी जो है बीजेपी का पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि जो 25 पॉलिटिकल नेताओं पे केस अपने टेन्योर में उन्होंने बनाए वे सभी जो है कांग्रेस के थे, बीजेपी का उसमें एक नेता भी नहीं शामिल था। इसलिए उन्होंने ये आरोप लगाया कि बायस्ड हैं, और यहाँ तक धमकी दी थी कि हमारी सरकार आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट निकला उसी दिन जो है प्रवीण सूद सीबीआई में हो गए। बंगलोर छोड़ के वो अब दिल्ली आ जाएंगे। अब डीके शिव कुमार ने जो शपथ ली थी उसका क्या होगा पता नहीं। खैर, हम पॉलिटिकल खबरों पे आते हैं। भारी बहुमत के जीत के बाद भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का मामला थोड़ा फंस गया है, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेके अभी विवाद है। वो विवाद आप देखा जानते हैं, जैसे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रहा है। कल रात देर तक कवायद होने के बावजूद एमएलए का, विधायकों का एक करके ऑब्जर्वर से मिलने के बावजूद रात में पता चला कि शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही दिल्ली गए हैं। फिर अभी पता चला कि वो सिद्धारमैया जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता चला कि सिद्धारमैया दिल्ली फिर पहुँचे हैं, और वहाँ सीएलपी की जो मीटिंग हो रही वहाँ पे शिव कुमार के पक्ष में भी कुछ एमएलए नारे लगा रहे हैं। यही हर पार्टी में यही जाके रायता फैलता है, और जो जीत की खुशी है उसको ये लोग आपसी राइवली अंतर करने में गड़बड़ कर देते हैं। अगर हमसे पूछिएगा, और मैं पूछता अपने मेहमानों से पूछूंगा कि इन दोनों में कौन बेटर है, तो मेरा मानना है कि इस समय चीफ मिनिस्टर के लिए जो है सिद्धारमैया ज़्यादा बेहतर है। मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया था कि एक मुलाकात हुई है सबकी, जो विधायक दल है, विधायक दल की मीटिंग हो चुकी है। विधायक दल ने सर्वसम्मत से 2 रेजोल्यूशन पास किया, उसमें से एक डी शिव कुमार ने दिया था, जिसमें कि कांग्रेस को जो है राहुल गांधी को धन्यवाद दिया था वगैरह वगैरह। दूसरा सिद्धारमैया ने रेजोल्यूशन पेश किया था, जिसमें 136 सदस्यों ने यूनिवर्स ये रेजोल्यूशन पास किया कि विधायक दल का नेता यानी चीफ मिनिस्टर चुनने का अधिकार जो है उन्होंने सौंप दिया, जैसा कांग्रेस का पहले भी रहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया, यानी जो खड़गे साहब फैसला लेंगे वो वही होगा। देर रात में दोनों नेता डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने हाईकमान से मुलाकात की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की होगी। आज 1:30 बजे रात तक जो है वो एमएलए के करके जो ऑब्जर्वर थे, जिसमें सुशील कुमार शिंदे भी थे, बावरिया साहब थे, जितेंद्र सिंह थे, उन लोग से केंद्रीय पर्यवेक्षकों से ऑब्जर्वर से मिलते रहे, वो अपनी राय देते रहे। डीके शिव कुमार पर कई केसेज हैं जो पेंडिंग हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था उन केसेस के चक्कर में। कांग्रेस का ये मानना है कि अगर डीके शिव कुमार भी ये जानते हैं कि अगर वो जहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सेंटर से जो है ताबड़तोड़ उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ईडी सीबीआई फिर सब लेके पीछे पड़ जाएगी। दूसरे 24वें लोकसभा का इलेक्शन है। 24 के लोकसभा इलेक्शन में माना जा रहा है कि सिद्धारमैया जो हैं वो ज़्यादा वोट के चरण, ज़्यादा वोट आधार पर उनकी पकड़ है। पिछड़े, दलित और वो खुद पिछड़ी जात के हैं, और अल्पसंख्यकों पर भी सिद्धारमैया का प्रभाव है।
तो वो एक बड़े वोट कैचर के रूप में सभा में काम में आ सकते हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है, भारी जीत है, वोटों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लोग मानते हैं कि 30 साल बाद इतने वोट प्रतिशत मिले, करीब 42% वोट प्रतिशत था, जो पिछले चुनाव से 6% ज्यादा था। लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत जो हो इंटैक्ट रहा, 1% कम हुआ। 37% पिछले बार था 2018 में, और इस बार जो है ये 36% है। अब सवाल इंटैक्ट है, जबकि ये चुनाव आने के बाद कहा जाता था लिंगायत खसक गई है, बंगलोर और जो तटीय क्षेत्र जो है कब्जे में थे, वहां से भी सीटें मिली हैं कांग्रेस को। तो फिर ये वोट कहां से आए? एक सिंपल आंसर कहा जाएगा, जनता दल एस से, क्योंकि उनके वोट प्रतिशत काफी कम हुए हैं। इतना भी कम नहीं हुए कि उससे कांग्रेस के साथ, मतलब वो पूरा वोट करके इनके पास आया, वही इजाफा इनके में हुआ, मैं ऐसा नहीं मान सकता। अब ये इस पे जो है कर्नाटक के क्या लो हैं, उस पे हम उनसे बात करेंगे, उनसे सवालों का जवाब लेंगे। इसमें मुद्दे कई थे कर्नाटक चुनाव में, और कई मुद्दों पर बहस हो चुकी, काफी चर्चा हो चुकी, कौन सा मुद्दा काम किया, कौन सा मुद्दा नहीं काम किया। स्थानीय नेताओं की मजबूती, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, लोकल मुद्दों को उठाना, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, ये सारी चीजों पे बात हो चुकी है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में एक मुद्दा जो राहुल गांधी ने अभी बयान दिया है, अगर वो मुद्दा है तो काफी विचारणीय मुद्दा है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबी ने जो है क्रोनी पूंजीपति को हराया है, क्रोनी कैपिटलिज्म को हराया है। अगर ये बात है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि धार्मिक, जाति, भाषाई आधार पे जो है वो अभी तक वोटों का विभाजन, वोटों को वो किया जाता था कि ये मुद्दा काम कर रहा है, इस आधार पर विभाजन काम कर रहा है। लेकिन अगर गरीबी के आधार पे भी काम कर रहा है, वोट काम कर रहा है, चुनाव में काम अगर इस आधार पे भी हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने 71 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और स्वीप की थी। मेरा मानना है कि राहुल गांधी अगर इस पर जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब 1980 के पहले की कांग्रेस वापस आ रही है, जो समाजवादी विचारधारा या समाजवादी धारा कांग्रेस में आज़ादी के पहले से बहती आई थी, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, पुरुषोत्तम टंडन, जयप्रकाश, लोहिया जी, बहुत से, नेहरू जी थे उसी धारा के माने जाते थे, सुभाष चंद्र बोस उस धारा से माने जाते थे। वो धारा वापस आ रही, जिसे 91 में नरसिंहा राव मनमोहन सिंह ने एज ए वित्त मंत्री आर्थिक उदारवाद और पूंजीवाद के जरिए एक तरह से खत्म कर दिया था। 30 साल बाद अगर वो धारा वापस आ रही है तो इसको हम सकारात्मक परिवर्तन राजनीति का मानेंगे। जी, आइए हम कर्नाटक के अपने उन मित्रों से, उन पत्रकार मित्रों से मुलाकात करवाते हैं, जो कि लगातार वहां पे चुनाव के बाद, चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी नजर रखे हुए हैं। इनमें जो है मिस्टर डी उमापति हैं, जिनको आप जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। मिस्टर रिजवान हैं, रिजवान हसद, नसेमन के जो हैं वो चीफ एडिटर हैं, और इसी नाम से उनका चैनल भी चलता है। पहले रिजवान साहब आपके पास आता हूँ। ये जो इतनी अच्छी जीत के बाद जो उठापटक चल रही है चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेके, इसमें क्या आपको लगता है कि किसका पल्ला भारी है, और कुमार की तरफ से इतना अड़चन क्यों डाली जा रही है? सर, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ये रणनीति रही कि केपीसीसी के प्रेसिडेंट को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन इस बार डीके शिव कुमार के ऊपर ईडी और सीबीआई का केस है, इसलिए वो चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कल प्रवीण सूद को सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए, जो कर्नाटका के डीजीपी थे, और कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार ने उनको बीजेपी का एजेंट कहा था। तो अगर इधर कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो प्रवीण सूद को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलती थी, तो इसलिए सेंटर ने उनको सीबीआई में लिया, और ताकि इस्तेमाल कर सकें डीके शिव कुमार के ऑपोजिट। और डीके शिव कुमार का एक फॉर्मूला भी फाउंडेड फॉर्मूला कि 2.5 साल सिद्धरामैया सीएम रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। लेकिन आज अभी जितने भी ओखलिगा के मठ और श्रीस थे, उन्होंने पूरे दबाव डाल रहे हैं कि डीके शिव कुमार इस जीत के सबसे बड़े प्लेयर हैं, और इनकी वजह से कांग्रेस इतनी आई है, तो पहले डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने का एक मौका दीजिए। सर, और एक बात और सर, 75 एमएलए सिद्धरामैया के सपोर्ट में है, 40 पर 2 डीके शिव कुमार की सपोर्ट में। ये अंदरूनी खबर। उमापत, आपको क्या लगता नहीं है कि ये जो अभी तक का ये जो झगड़ा चल रहा है और जिस तरह सब सामने आ रहा है, उससे कांग्रेस में जो उत्साह, जो जीत का माहौल था, उस पे डेंट आया है, और कांग्रेस का जो यूनाइटेड कांग्रेस का एक जो
उभरा था इस चुनाव से, उस इमेज को भी नुकसान पहुंचा है बहुत ज्यादा। प्रदीप, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। मेरे नजर में इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो स्वाभाविक है, कहीं किसी पार्टी में भी चलता है, तो चल रहा है अभी। बहुत आसान से और निपटा जाएंगे, इसको निपटा जाएगा। और ये पोजीशनिंग है, शिव कुमार का पोजीशनिंग है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, ये तो अभी से पोजीशन कर रहा है, बस उससे ज्यादा नहीं है। और मैं भी, जैसे रिजवान बताया, 50-50 का जो फार्मूला है, उसको प्रोनाउंसली इनको उसका गारंटी चाहता है वो, बस उतना है। शिव कुमार ऑल्सो रियलाइजेस देर आर केसेस अगेंस्ट हिम, उनके विरुद्ध केसेस है। और जैसे रिजवान सही बताया, प्रवीण सूद को सीबीआई चीफ बना रहे, कर्नाटक वाला है, एंड शिव कुमार का केसेस के बारे में ज्यादा सा अच्छे से जानता है। और बीजेपी का इतना बुरी हार हुआ है कर्नाटक में, और बीजेपी, अमित शाह और मोदी का बीजेपी बदला बदला लेना स्वाभाविक है, वो बदला लेंगे ही। अब दिल्ली में क्या हुआ है देख लेना, एक बार एक नजर देख लो उधर। मनीष सिसोदिया को कितने दिन सीबीआई का ऑफिस में बिठा के इंट्रोगेशन करा, और उसके बाद और उसका अरेस्ट भी हो गया। अगर और अगर अगर डी के शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो बीजेपी ऐसा अवसर नहीं छोड़ेगा एम्बेरस करने का, कांग्रेस को एम्बेरस करने का। अरेस्ट भी हो सकता है और कुछ भी कर सकता है बीजेपी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे रिजवान साहब। सर, ये कल की एक बहुत अहम अंदरूनी बात हुई कि खुद कांग्रेस के लिए बहुत लीडर्स जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। जैसा उमापति ने कहा कि वो बदला लेने की सोच रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो चांस अगर जिस दिन अब केजरीवाल को ही सीबीआई बुलाकर इंट्रोगेट की और बातचीत की, और डीके शिव कुमार को अगर एक बार आ गया अंदर कितने दिन रहेगा, फिर कांग्रेस में हलचल हो जाएगी और फिर कांग्रेस में एक दो तरफा स्प्लिट हो जाएगा। हाँ, तो नहीं, वो इसलिए बात सही है, कांग्रेस, वो बात सही है। वो मैंने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि क्योंकि केसेस है इसलिए शिव कुमार के बनने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है उमापति की ये मान लिए ये इसका सोल्यूशन हो गया, सिद्धारमैया बन गए चीफ मिनिस्टर, तो जैसा पहले देखा गया था शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया का, वो इलेक्शन में तो शांत रहा, फिर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सिद्धारमैया के फिर से वो झगड़ा नहीं उभरेगा। आई मीन फिर से सरकार चलाने में या पार्टी के सामने वो दिक्कत नहीं आएगी, ये दोनों का जो मनमुटाव है। जो भी हो, सिद्धरामैया और शिव कुमार इतना बेवकूफ नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है, इतनी इतनी शानदार विक्ट्री जो जी हुआ, उसको खराब करने का काम नहीं हो सकता है। वो भी जानते हैं, वो बहुत मेच्योर्ड लीडर्स। और पार्टी हाईकमांड आल्सो इज देयर। हाथ से वो ये निकलने का काम, ऐसा काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है। ये रिजवान साहब, पिछले सरकार का वर्क कल्चर आपने देखा, कई आरोप लगे भ्रष्टाचार का और लेन देन का, इस्तीफा देना पड़ा। ये नई सरकार जो है, क्योंकि ये पहले भी चीफ मिनिस्टर है, अगर सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और सिद्धारमैया से मेरी मुलाकात भी 91 में की है उमापति, जब मैं बीपी सिंह के साथ SR बोम्मई के साथ अकेले दिल्ली से गया था और 10 दिन कर्नाटक की यात्रा किया था। तो सिद्धारमैया साहब उस समय प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे, GS पटेल चीफ मिनिस्टर थे, और जहां तक मुझे ख्याल आ रहा 91 में वो प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे, तो वो भी साथ थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, सिद्धारमैया की भी याद है और इनकी भी याद है, क्या नाम है, BK हरिप्रसाद भी उस समय थे, उनसे भी मेरी अलग से मुलाकात हुई थी। सिद्धारमैया को देख के आपको क्या लगता है कि वो जो कल्चर है उसको वो बदलने में, या उनका पुराना रोल देख कर लगता है जो ये भ्रष्टाचार का पूरा चल रहा है, सारा तंत्र जो वहां फैला हुआ है, इस पे काबू पाने में सफल रहेंगे रिजवान साहब? मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी तक कल्चर था, वर्क कल्चर बना हुआ था, ब्यूरोक्रेसी से लेके हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का बीजेपी सरकार में, क्या उस पर काबू पाने में सिद्धारमैया सफल रहेंगे? ये वर्क कल्चर बदलने में सफल होंगे? सर, ओवरनाइट कल्चर बदलने में बहुत मुश्किल होगी, धीरे धीरे होगा। करप्शन हर जगह है, तो ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा करप्शन थोड़ा कम होगा, एक बात। और दूसरी बात, कांग्रेस आने की वजह यह है कि उन्होंने चंद वादे किए हैं
बिजली के, फ्री ट्रांसपोर्ट के, घरों की औरतों के लिए पैसा देने के लिए, और करप्शन को इरेडिकेट कर, हर समुदाय चाहे मुसलमान हो, लिंगायत हो, वक्कलिगा हो, बैकवर्ड क्लास हो, इनमस वोटिंग की है। और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जो डेवलपमेंट नहीं हुआ कर्नाटका में, सिद्धरामैया के या कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी आएगा वो कुछ काम करके दिखाएगा, क्योंकि अभी और काम करेंगे, क्योंकि लोकसभा इसके बाद अब जून में बीबीएमपी इलेक्शन होंगे, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन की तैयारी होना चाहिए। और लोकसभा की इलेक्शन में आपको पता है कि सिर्फ कांग्रेस की एक ही सीट है, वो डीके शिव कुमार का भाई है, बाकी पूरे बीजेपी के हैं। तो कुछ सीट हासिल करेंगे और काम करेंगे, तो ये नो डाउट आई थिंक फर्स्ट दिन से अगर काम करना शुरू कर दिए, जो भी अगर डीके शिव कुमार बनते हैं या सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनते हैं और काम करके एक मैसेज पहुंचाते हैं, तो लोकसभा को कर्नाटका से नई बूस्ट मिलेगी कांग्रेस को। उमापति, आपको भी लगता है कि ये जो टेम्पो बना है प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के वर्कर और नेताओं का, ये टेम्पो 2024 आम चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक रहेगा, या ये जो यूनिटी दिखाई गई या जो जिन मुद्दों पर लड़ा गया वो टेम्परामेंट एक साल तक बना रहेगा कर्नाटक कांग्रेस में? देखो प्रदीप, ये टेम्पो बना के रखने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी इन दो कांग्रेस के ऊपर है, और जो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर भी है, सारे इन लोगों का ऊपर है। इतनी शानदार जीत के बाद, इतनी शानदार जनादेश के बाद उसको खराब नहीं कर सकते, और ऐसे ही फिजूल उसको फेंक नहीं सकते, इतना अच्छा जनादेश को। और एक साल में लोकसभा चुनाव आ रहा है, और उसमें सीट जितवा के दिखाना चाहिए, दिखाना जरूरी है। इसलिए और अगर ये इसी जनादेश को अगर अभी मोदी का चार्म पूरा लोगों के ऊपर है, कांग्रेस इनके हाथ में बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। और जैसे हेगड़े जानते हो 1983-84 में हेगड़े डेढ़ साल में जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया, बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत सराहनीय था। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रो पीपल एडमिनिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा इनको, और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं कि कर्नाटक के इलेक्शन का वहां के लोगों पे क्या असर पड़ा है वो तो आप लोग देखे हैं, लेकिन मैंने दिल्ली में भी देखा कि कर्नाटक के इलेक्शन से एक खास एक बड़ा तबका है जिसमें बड़ी उत्साह की लहर आई। ऐसा लगा जैसे लोकसभा का चुनाव या दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया। यही बात यूपी बिहार से भी मुझे पता चली। और एक चीज और आप लोग इस मामले में बताया कि अभी तक माना जाता था कि बिहार नई दिशा देता है देश के लिए, जेपी मूवमेंट और ये सब से देखा जाता था, या चंपारण से। अब ये आया, बंगाल को भी बनाया गया था, लेकिन अब ये आया है कि कर्नाटक से जो है ये देश की राजनीति मुड़ी है। मैंने भी अपने एनालिसिस में ही कहा था। एक चीज और, जो वोट का प्रतिशत आया वो कांग्रेस का ज्यादा है, 6 से 8% ज्यादा है, लेकिन बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, 1% कम हुआ है। पिछले साल 37% था, इस साल 36% करीब है। बीजेपी के जो मतदाता हैं, सपोर्टर हैं, वो इंटैक्ट है, उनपे भ्रष्टाचार का प्रभाव नहीं पड़ा, उनपे गरीबी का प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस के पास ये जो बड़े मुद्दे आए हैं, ये कहां से आए हैं? एक लोग कह देते हैं जनता दल से आए हैं, लेकिन अगर ये है तो ये भी आप लोग कह रहे हैं कि लिंगायत बटे हैं, कांग्रेस में कुछ लिंगायत आए हैं। तटी क्षेत्र में और बंगलोर में और उन इलाकों में जहां इन लोगों की संख्या ज्यादा थी बीजेपी की, वहां भी सीट जीती है कांग्रेस से। तो बिना उनके वोटर्स के कब्जे के वो सीट कहां से, इतना जनता दल से कितना सीट लिए होंगे? उमापति जी, या ये हिंदुत्व वोट हमारा बहुत बरकरार है, बिखरा नहीं है, ऐसे स्पिन दे रहा है भाजपा वाले। जेडीएस का जो गढ़ है उसमें साइंद मारा है, वो तो सीट नहीं ले पाए, लेकिन वोट परसेंटेज ओल्ड मैसूर एरिया में, हासन मंड्या इन दोनों जिला में कैंडिडेट्स फील्ड करके सीरियसली वो लड़ा है, और लड़ने के बाद उनका वोट का परसेंटेज वहां बढ़ा है। सो उसी बीजेपी का ऐड हो रहा है, बीजेपी का बीजेपी का
बीजेपी 20,000 25,000 ऐसे कुछ लिया है उधर, इसीलिए जेडीएस हार गए। त्रिकोणीय कंटेस्ट हो गया उधर, तीन कोना का कंटेस्ट हो गया। तो मैं ऐसे देखता हूँ, बीजेपी ने इन्वेस्ट करा, बीजेपी इज इन्वेस्टेड, वो जानबूझ के कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म का गेम है, लॉन्ग टर्म का गेम है। ये जेडीएस गढ़ में ज्यादा से ज्यादा वोट लेना है और जेडीएस को स्लोली उसको बाहर करना है। खत्म करना। और इसको इसको दो पार्टी का कंटेस्ट करके उसको बदलवाना है। वही बाइपोलर। बीजेपी का, हाँ बीजेपी का ये उद्देश्य यही है। तो ये आज या कल वो करके दिखाना उसका एम है, टारगेट है। तो वहां बहुत सारे वोट बीजेपी को गया है। तो बीजेपी का परसेंटेज जो बरकरार है, ये जेडीएस का गढ़ में जो वोट मिला है जेडीएस को, बीजेपी को, उसमें उसका योगदान बहुत। हाँ, आपको क्या रिजवान साहब, आपको भी ये लगता है जो उमापति ने कहा है कि वोटों का थोड़ा सा रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब जनता दल एस का वोट भी बीजेपी ने भी पाया है, बीजेपी का वोट जो है कांग्रेस ने भी खींचा है? ये उमापति ने सही बात कहा है कि जेडीएस को खत्म करने के लिए जो बीजेपी ने जाल बिछाया है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और आइंदा तुम एक लोकसभा तक देखे तो बीजेपी जनता दल एक खत्म हो जाएगी। एक दो या तीन कैंडिडेट्स रहेंगे, कुमार स्वामी रहेगा या उसका भाई रहेगा और देवेगौड़ा जी रहेंगे। लेकिन आपने एक बात जरूर गौरतलब बात है कि जो उनका जो 33 या 34% जो वोट बटानी है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो दूसरे जो वोटर्स छोड़ के गए थे कांग्रेस को, जैसे लिंगायत वक्कली का, उन्होंने वापस आ गया कांग्रेस को। इससे तुम ये देखोगे उनके 40 विधायक हार रहे हैं और 13 मंत्री हार रहे हैं। ये मुस्लिम वोट नहीं जाता था उनको, माइनॉरिटी वोट नहीं जाता था, जैसे कि नागेश हो या सीटी रवि हो या तुम्हारा रेणुकाचार्य हो, इनको तो उनके लोग ही हराए हैं। तो जो वोट था, एक्स्ट्रा वोट था, 33% से जो ज्यादा वोट था वो कांग्रेस को आया है। और जेडीएस का वोट कम हो गया इसलिए क्योंकि एक गेम प्लान है, जैसा मेरे दोस्त उमापति ने कहा कि मंडिया, मैसूर, हासन में खत्म करने का। तो बीजेपी का वोट अगर तुम भी खड़े या मैं भी खड़ा, उतने परसेंट वोट मिलते ही मिलते हैं। शिवाजी नगर में एक चंद्रापुर के जो कैंडिडेट खड़ा था वो कांग्रेस का 3 महीने 4 महीने पहले कांग्रेस में था, उसको भी 33% वोट मिले हैं। वो हारा है, बेशक हारा है, 25,000 वोट हारा है, लेकिन 33% वोट मिला है। इससे पहले जब एक मुमताज अली खान बोल के एक लीडर थे बीजेपी में, शिवराज आलवा और रोशन बेग के खिलाफ काम किए थे, उस टाइम पे उनको 30,000 वोट मिले थे जयमाल से, जो बीजेपी का वोट था। चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी खड़ो, अगर बीजेपी है तो बीजेपी का वो जो वोट है, उनकी आइडियोलॉजी का वोट स्प्लिट नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा वोट थे इतने साल वो वोट वापस बरकरार कांग्रेस को आया है। कांग्रेस को फायदा हुआ है और लोगों को ये भ्रष्टाचार के बारे में या हिंदुत्व के बारे में या हिजाब के बारे में या हलाल आजान के बारे में सुन सुनकर सब लोग बेजार हो गए थे, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए उनको एक नई सरकार चाहिए था, इसलिए कांग्रेस को बहुत बड़ी मतदान से वोट किया है। अभी ये देखना है कि कांग्रेस इन जो उनको वोट मिला है उनके वोटर्स को कैसा करेगी, उनका विश्वास कैसा जीतेगी और हाँ, काम सही कैसा बात है, करेगी। सही बात है। मैं एक एक चीज पे और आ रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत राहुल गांधी ने कहा कि ये गरीब की सत्ता ने क्रोनी, कई चीजें हम लोगों ने गिनाया कि इस वजह से जीती है सरकार, इस वजह से कांग्रेस जीती है, इस वजह से जीती है, कई मुद्दे। लेकिन राहुल गांधी ने जीत के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई चीज कही कि गरीबी ने क्रोनी कैपिटलिज्म को हराया है, क्रोनी पूंजीवाद को जो है गरीबी ने हटाया। तो धार्मिक मुद्दे पे, जाति मुद्दे पे, भाषाई मुद्दे पे और भी रीजन के नॉर्थ साउथ इस तरह करके भी वोट बढ़ते थे, लेकिन क्या वाकई गरीब और अमीर को लेके, गरीबी और कैपिटलिज्म को लेके, यानी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे इस बार चुनाव गया है? उमापति जी, आप पहले, आपसे मैं। देखो प्रदीप, इसका तो आसान, ये ऊपरी दिखने वाला पॉइंट है, तथ्य है। ये महंगाई से कौन सी तबका, समाज का कौन सी तबका पूरा त्रस्त हो गया था बताओ? महंगाई से मिडिल कौन क्लास सी भी, तबका? मिडिल क्लास भी त्रस्त था। मिडिल इवन क्लास तो भ्रष्टाचार तबका, से
भ्रष्टाचार से इंडस्ट्रियलिस्ट तो पूंजीपति भी ट्रस्ट है, कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया तो गरीब थोड़ा ना था। नहीं नहीं, मैं पूंजीवाद से मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये गरीबों का फाइट था ये। इतना ये क्या जो राहुल गांधी ने बताया, उस पे मैं बोल रहा हूँ। वो गरीब का तबका, वो मिडिल क्लास से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा त्रस्त थे, और वो दबा के वोट दिया है कांग्रेस को इस बार। और 5 स्कीम जो कांग्रेस ने अनाउंस करा था, गृह लक्ष्मी, और गृह ज्योति, 200 यूनिट गृह इलेक्ट्रिसिटी ज्योति, फ्री गृह करेगी। लक्ष्मी, युवा निधि, उचित प्रयाण, एंड ये और बिजली भत्ता, बिजली हाँ, 200 यूनिट बिजली और बिजली फ्री भत्ता, करेगी। ये पांचों स्कीम बहुत काम करा है। और ये पांचों स्कीम कौन सी वर्ग ज्यादा चाहते हैं? ये महंगाई से जो त्रस्त हो गए हैं उसी वर्ग चाहते हैं। और उनका जो गारंटी कार्ड था, बहुत भीड़ जमा हुआ था ये गारंटी कार्ड्स लेने के लिए। याद करो प्रदीप, जब दिल्ली में केजरीवाल जीत गए थे, केजरीवाल का सरकार, तब भी भाजपा वाले यही बात बताए थे, कुछ चंद पैसों के लिए, चंद 200 यूनिट के लिए देश को बेच डाला। ऐसे सुधीर चौधरी ने जी टेलीविजन में पूरा नहीं नहीं नहीं, वो जब उनको जब पब्लिक को बांटते हैं जलील तो करा। वो जब बांटते हैं तो कहते हैं कि सुविधाएं दी और लोक कल्याण नीति, और जब इन लोग बांटते हैं तो कहते हैं रेवड़िया बांटना। वो तो ठीक है। मैं जिस पे आना चाहता हूँ उमापत, आपने भी बहुत सोशलिस्ट पार्टियों को भी कवर किया, कांग्रेस का वो दौर भी देखा है। मेरा मानना है कि कांग्रेसी में समाजवादी धारा जो है, सोशलिस्ट पर धारा शुरू से रही, आजादी के पहले से भी रही है। 80 के बाद जो है, 80 के पहले वो धारा है, उसमें चाहे सुभाष चंद्र बोस भी थे, नेहरू भी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश थे, लोहिया थे, सब उसी धारा के थे। वो धारा मेरा मानना है कि 80 तक चलती रही। वीके कृष्ण मेनन थे और भी लोग भी, पूरी धारा थी, जनार्दन द्विवेदी भी उसी धारा के थे। 91 के बाद जो है वो पूंजी आर्थिक उदारवाद और पूंजीवाद, लिबरलाइजेशन और कैपिटलिज्म ने जो है कांग्रेस को की विचारधारा को वही कर दिया, कैपिटलिस्ट की तरह लेते आया जैसे कि दक्षिणपंथी थे। आपको लगता है कि क्या वापस वो जा रहे हैं? नहीं, इसमें तो गरीब तबका जो है उनको पूंजीवाद से कोई मतलब नहीं है। जो डायरेक्टली इट हैज नॉट अफेक्टेड देम, इनडायरेक्टली इट हैज हिट देम वेरी हार्डली। मार पड़ रहा है, कहां से मार पड़ रहा है उनको पता नहीं। कांग्रेस हैज टू एजुकेट अपोजिशन पार्टीज, उनको शिक्षण देना है, उनको समझाना है इसके बारे में। ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। उनके सामने था, महंगाई था, बेरोजगारी था, और ये द्वेष का राजनीति था। और कर्नाटक का सिंक्रेटिक कल्चर जो बोलते हैं, गंगा जमुना तहजीब नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, उसके लिए माना गया एक राज्य है। तो नहीं चाहते ये द्वेष का और नफरत का राजनीति, नहीं चाहते। एक एक गरीब नॉर्थ कर्नाटका में, धारवाड़ या हुबली में, एक गरीब ये बेचने वाला, तरबूज बेचने वाला, वो हनुमान टेम्पल के बाहर था। उसका पूरा तरबूजा 50 या 100 फल, तरबूज का फल हिंदुत्ववादी ने वो एक आके पूरा तोड़ दिया था। और सारे हिंदू समाज पैसे इकट्ठे करके फिर से वो तरबूज बेचने का, उसका जो पेशा था उसको, फिर उसको सपोर्ट करा। ऐसे कर्नाटक है। इसीलिए नफरत का राजनीति भी उसका उसका असर हुआ है इधर। नफरत का राजनीति, पूंजीवाद का जो आप पूछ रहे हो, पूंजीवाद का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है उस पे। कांग्रेस भी इतना जोर देके प्रचार में नहीं लाया। अंतिम सवाल यही है कि आपको लगता है कि कांग्रेस के जैसे 71 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो गरीबों का और स्विप की थी पूरी देश से कांग्रेस ने, क्या आपको लगता है इस इलेक्शन के बाद गरीब की जो समुदाय है, हैव नॉट की समुदाय, वो कांग्रेस को अपने करीब मान रही है? सबसे पहले ये बात गौरतलब बात है कि इंदिरा गांधी का जो कैरियर वापस आया, चिकमंगलुर से आया 70 वापस जब प्राइम मिनिस्टर बनी। हाँ हाँ, वही जीती थी, हाँ, जीती वही अभी जो कांग्रेस का है तो फिर कर्नाटका से शुरू हुआ। और उमापति जी सही बोल रहे हैं कि गरीबों को जो मुद्दा उठा है, कोविड के समय में बहुत तकलीफ हुई है, नोटबंदी के बाद लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, और गैस सिलेंडर के बारे में जो तकलीफ हुई है, वो सब मद्देनजर देखते हुए ये अमीर और गरीब
का नहीं है। तो जो महंगाई है सबको इफेक्ट हुआ है, गरीबों को बहुत इफेक्ट हुआ है। तो इसलिए इन्होंने एक बार ये सोच के ये किया कि चलो कांग्रेस कुछ करेगी, और जो 5 स्कीम्स दिए हैं, और सबसे ज्यादा एक आश्चर्य बात है कि महिलाएं जितनी भी औरतें हैं उन्होंने इस बार कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया है। तो इस वजह से कांग्रेस को अच्छा वोटिंग परसेंटेज मिला है, और 137 सीट भी आई है। तो इससे हम साफ जाहिर ये है कि लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट, गरीबी और उनका डेवलपमेंट और जो प्राइस रेंज है वो बस वही है। उनको दूसरी जात पात उनको कुछ लेना देना नहीं है। और कर्नाटका के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे तबके के लोग हैं, उन्होंने ये दिखा दिया है कि चुनाव में हम किसको लेके आना है, हम किसको नहीं लेके आना है। और हिस्ट्री है, 10 साल के बाद कांग्रेस आ रही है इतनी बड़ी बहुमत। 1999 आई थिंक उमापति को मेरे से अच्छा मालूम हो गया, वो मेरे सीनियर है। 204 के बाद से। अभी ये देखना है जब लोकसभा उनका नेक्स्ट टारगेट है। और अभी बहुत अहम मीटिंग चल रही है दिल्ली में, खड़गे साहब और डीके शिव कुमार और सिद्धारामैया हैं। अभी देखना, हम आशा करते हैं कि दिस डजंट कम द राजस्थान में, राजेश पलेट और चलिए रिजवान साहब, तो देखना है कर्नाटका में। मुझे लगता है आज रात तक मामला सेटल हो जाएगा। मैं आप मुझे अपडेट करते हैं, ये वहां से मुझे ये बहुत मतलब कल रात में मैं इसीलिए मुझे लग गया था कि आज कुछ गड़बड़ होगा, आप ही के अपडेट से लगा था मुझे। और आज डीके शिव कुमार का बर्थडे है, देखना है कि कांग्रेस वाले उनकी बर्थडे गिफ्ट में उनको सीएम की कुर्सी देती है नहीं है। हाँ, उनका बर्थडे था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, उमापत जी और रिजवान साहब। और जैसा आप लोगों ने बताया कि अगर ये इसी तरह परफॉर्म करते रहें, इसी तरह जनता के बीच जनता से सटे रहें, तो लोकसभा में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है, जो पिछले बार एकदम से नहीं मिला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जनमन की बात से जुड़ने के लिए। नमस्कार।